दोस्तों, मेरा नाम सलोनी कुमारी है। मैं धनेश्वरी देवनंदन कन्या माध्यमिक विद्यालय से हूँ। और मेरा नाम वेद प्रताप है। मैं राम लखन सिंह हाई स्कूल से हूँ। सबसे पहले आप सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, आज तो दीपावली भी है, तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हम बाल दिवस क्यों मनाते हैं। इसी बारे में आज शिक्षा विभाग के ऑफिसर डॉक्टर BN झा सर हम लोगों से बात करने वाले हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी देने वाले हैं। और साथ ही सर दीपावली के महत्व को भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं BN झा सर से। नमस्कार। बाल दिवस के अवसर पर मैं आपसे मिल रहा हूं। भारत में बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। हर वर्ष हम उन्हें याद करते हैं 14 नवंबर को। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे। वो बच्चों के बीच बच्चे बन जाते थे। उनसे बात करना, उनसे कुछ कहना, उनको कहानियाँ सुनाना, ये उन्हें बड़ा प्रिय था। इसलिए उन्हें लोग चाचा नेहरू करके पुकारते थे। और उनके जन्मदिन 14 नवंबर को पूरे देश में बाल दिवस हम मनाते हैं। उस दिन बच्चों से बातें करते हैं, बचपन को समझने की कोशिश करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की आज़ादी के लड़ाई के प्रमुख नेता थे। वो गांधी जी के अनुयायी थे। और जब देश आज़ाद हुआ तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उन्हीं के द्वारा आज़ाद भारत के विकास की नींव रखी गई। उन्होंने पढ़ाई लिखाई इंग्लैंड में की थी और उस सुशिक्षा के कारण वो अपने देश को आगे ले जाना चाहते थे। और उन्होंने पढ़ाई में वैज्ञानिक सोच और समाजवाद को महत्व दिया। उनका मानना था कि जब तक हम वैज्ञानिकता नहीं लाएंगे, विज्ञान पर काम नहीं करेंगे, तब तक हम सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते और भारत विकसित नहीं हो सकता। उनके ये काम अनेक हैं। भारत के विकास की जो नींव है वो उनके द्वारा रखी गई है। एक नेता के रूप में, एक भारत निर्माता के रूप में तो हम उन्हें जानते ही हैं। एक लेखक के रूप में भी वो बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। उनकी कई महत्वपूर्ण किताबें हैं जो लाखों पाठकों के द्वारा पढ़ी जाती है और लोग उसे आज भी महत्वपूर्ण पुस्तक मानते हैं। जिसमें एक है उनका भारत की खोज। यह बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। जेल की यात्राओं में उन्होंने इस किताब को लिखा। फिर उन्होंने अपनी बेटी को एक पत्र लिखा, पिता का पत्र पुत्री के नाम। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध किताब है। अनेक किताबें उन्होंने लिखी हैं जो पढ़ने लायक ही नहीं हैं। यदि दुनिया और देश को हम समझना चाहते हैं, भारत और उसकी संस्कृति को जानना चाहते हैं, तो मुझे नेहरू को पढ़ना चाहिए। नेहरू न केवल बच्चों के चाचा थे, बल्कि इस देश के विकास में, इस देश को एक अच्छी नींव प्रदान करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो बच्चों से प्यार में उनको पत्र भी लिखा करते थे। मैं उनकी एक चिट्ठी आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। ये तीन मूर्ति भवन से उन्होंने 14 नवंबर 1960 को बच्चों को एक पत्र लिखा था, जिसे मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। उन्होंने लिखा, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ हंसना बोलना और तुम्हारे साथ खेलना बहुत पसंद है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ अपना बुढ़ापा भूल जाता हूँ। मैं तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी दुनिया में घुल मिल जाऊँ। मैं तुम्हें बर्फ़ से ढकी हुई ऊंची सुंदर पहाड़ की चोटियों के बारे में बताऊँगा। सुंदर खिले फूलों, लहलहाते हुए खेतों, फूल और फलों से लदे हुए पेड़ों के बारे में बताऊँगा। चमकते हुए सितारों के बारे में बताऊँगा। हमारे आसपास कितनी सुंदर दुनिया है। बड़े लोगों को तो इसका ध्यान ही नहीं आता है। तुम लोग आंखें खोलकर ध्यान देकर इन चीज़ों का आनंद लो। क्या किसी फूल को तुम उसके नाम से पहचान सकते हो? क्या किसी पक्षी के गाने की आवाज़ से उसका नाम बता सकोगे?
मैं यूरोप गया था, वहाँ भी मैं बड़ों की अपेक्षा छोटे बच्चों से मिला और उनसे बातें की। बहुत दिन हुए मैं जापान गया था, जापानी बच्चों ने मुझसे एक हाथी मांगा। मैं तुरंत भारतीय बच्चों की तरफ से उन्हें जल मार्ग से एक हाथी भेजा। वह हाथी मैसूर का था। जब वह टोक्यो पहुंचा तो उसे देखने के लिए हजारों बच्चे पहुंचे। उनमें कई बच्चों ने पहले कभी हाथी नहीं देखा था। वह प्राणी उनकी नज़र में भारत का एक प्रतीक था। उनके द्वारा भारतीय और जापानी बच्चों में मित्रता का भाव पनपा। वे भारत के बारे में विचार करने लगे। हमें भी सोचना चाहिए, क्योंकि दुनिया के सभी देशों के बच्चे अच्छे होते हैं और समान होते हैं। अपने देश में एक महान नेता हुए हैं, उनका नाम महात्मा गांधी है। हम सब प्यार से उन्हें बापू कहते हैं। वे बड़े ज्ञानी थे, एकदम सीधे साधे। कई बातों में उनका व्यवहार बिल्कुल बच्चों जैसा ही था। उन्हें बच्चे बहुत प्यारे लगते थे। वे कहते थे, सबके साथ दोस्ती करो, किसी से भी झगड़ो नहीं, सहयोग से काम करो, कभी किसी से डरो नहीं। हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हर एक नागरिक यदि थोड़ा सा भी काम करे तो भारत उन्नति के शिखर पर जरूर पहुंचेगा। अच्छा, और फिर कभी लिखूंगा, जय हिंद, तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू। तो प्यारे बच्चों, ये नेहरू जी का पत्र है जो उन्होंने बच्चों के नाम लिखा। नेहरू जी बच्चों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए बराबर प्रयत्न करते थे। उनका कहना था कि बार बार हम बच्चों को मोड़ना चाहते हैं, उनको अनुशासन में लाना चाहते हैं। ये संभव इसलिए नहीं होता है कि ये जब भी होगा वो प्यार से होगा, मोहब्बत से होगा, अपनापन से होगा। पहले बच्चों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उनके साथ खेलना पड़ेगा, उनके साथ गतिविधि करनी पड़ेगी। जब वो आपको अपना साथी मानने लगेंगे तब वो आपसे अनुशासित भी हो जाएंगे और उनको मज़ा भी आएगा। तो मेरा सभी शिक्षकों से, माताओं पिताओं से आग्रह है कि हम एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हंसी हो, खुशी हो, प्यार हो, मोहब्बत हो। बच्चे खेलें, बच्चे पढ़ें, बच्चे स्वस्थ रहें और सब मिल करके बच्चों की एक अच्छी दुनिया बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। बाल दिवस के लिए विशेष रूप से आप सबों का अभिनंदन। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं बच्चों से बातचीत करने के लिए। आपने कई मेरे कार्यक्रम देखे होंगे जिसमें बच्चे मुझसे सवाल करते हैं, लेकिन आज मैं बच्चों से सवाल करने वाला हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि बचपन है क्या, बच्चे क्या सोचते हैं। कई बार जितने मेरे अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, माता पिता हैं, वो बच्चों के बारे में बहुत सारे काम करते हैं, उनके लिए अच्छाई के लिए, उनके बेहतरी के लिए, उनके सीखने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं होता कि आखिर बच्चा क्या सोचता है। तो आज का कार्यक्रम बचपन को जानने का है, और कार्यक्रम की महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है कि 14 नवंबर को बाल दिवस है, चाचा नेहरू का जन्मदिन, और 20 नवंबर को पूरी दुनिया बाल दिवस मनाती है। और यूनिसेफ उस समय बहुत सारे एक्शन पॉइंट लेते हैं बच्चों के लिए, बच्चों के विकास के लिए। तो ऐसे अवसर पर हम आपकी ओर बच्चों के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अभी बच्चे उपस्थित हैं, उनका मैं परिचय कराता हूं। आप जागृति हैं, क्लास 8 की आप स्टूडेंट हैं, मेरी दाहिनी तरफ। आप
तेजस्वी हैं, अब क्लास 4 में पढ़ते हैं। मेरी बाईं तरफ कृति कुमारी है, क्लास 9 के स्टूडेंट है, और उनके बगल में हर्ष हैं जो क्लास 8 में पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं इन बच्चों से बात करके कि ये क्या सोचते हैं दुनिया के बारे में, पढ़ाई के बारे में। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत मैं एक कविता से करना चाहता हूँ, और मैं आग्रह करता हूँ एक बच्चे से कि वो एक कविता पढ़े। मैं तेजस्वी आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है चाचा नेहरू। बच्चे इनको सदा प्यार से चाचा नेहरू कहते। चाचा जी इन बच्चों के बीच बच्चे बनकर रहते। एक गुलाब ही सब फूलों में इनको लगता प्यारा। भारत माँ का लाल यह सबसे ही था न्यारा। चाचा नेहरू का बच्चों से बहुत पुराना नाता। जन्म दिवस चाचा नेहरू का बाल दिवस कहलाता। अमन शांति का दे पैगाम, चाचा नेहरू तुम्हें प्रणाम। बहुत अच्छा तेजस्वी, आपकी कविता चाचा नेहरू के बारे में थी, बाल दिवस के बारे में थी, और आपने चाचा नेहरू का परिचय देते हुए उन्होंने अपने प्रणाम व्यक्त किया है। अब मैं बात करना चाहता हूँ, मेरा एक प्रश्न है बच्चों आपसे। प्रश्न ये है कि सोचिए भगवान आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्ही को एक दुनिया बनानी है, तुम कैसे दुनिया बनाना चाहोगे, क्या चीज़ चाहोगे, क्या तुम्हारी इच्छा है? तो इस पर आपके क्या विचार हैं? मैं तो सर यही चाहूँगी कि दुनिया जैसे मतलब कि नॉर्मल सबको अपनी अपनी ज़िंदगी जीनी होती है, तो वो तो नॉर्मल जीते ही हैं। मतलब सब कुछ है अच्छा हो, एक फ्रेंड जैसा, दोस्त जैसा, सब कुछ प्रैक्टिकल हो। सब कुछ हम लोगों का पढ़ाई जो होता है वो भी प्रैक्टिकल तरीके से हो, और हम लोगों को पढ़ाई के अलावा और कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें सीखने के लिए तो भी तुम मिले। बनाओगी क्या अपने हिसाब से? दुनिया में क्या बनाओगी तुम? रंग बिरंगे फूल होंगे दुनिया में, अच्छा, और सुंदर सुंदर तितलियां उसमें उड़ेंगी, और बिना कोई भेदभाव के बच्चे होंगे वहाँ। अच्छा सारे बच्चे एक समान होंगे वहाँ। अच्छा, तुम्हारा क्या विचार है? मेरा विचार है कि वहाँ पे कलरफुल फ्लावर्स, ग्रास, लाइक दैट। अच्छा, तुम क्या सोचते हो? उस दुनिया में ना जात पात होगा, ना अमीर गरीबी होगी, सब एक बराबर होंगे, सब खुश रहेंगे, और कोई भी आदमी किसी का बुरा ना सोचेगा। सब अच्छे मन से सभी की मदद करेंगे और सब खुशहाली से जिएंगे। देखिए, इन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें बताई बच्चों ने। पहली बात तो बताई कि प्रकृति होनी चाहिए भरी पूरी, फूल हो, पौधे हो, ग्रीनरी हो, हरियाली हो, और लेकिन बड़ी बात बताया इन्होंने कि भेदभाव नहीं हो। देखिए, बच्चे गरीबी अमीरी में बांटना नहीं चाहते, सुंदर और कुरूप करना नहीं चाहते, इनको सभी समान लगते हैं। और इसने कहा कि व्यावहारिक पढ़ाई कराइए हमको, कठिन कठिन बातें जो समझ में नहीं आती है शायद ऐसा इसको नहीं चाहिए। ऐसी चीज़ें चाहिए जो व्यवहार में हो, आसान हो, उदाहरणों के साथ हो। तो आपको ऐसी दुनिया चाहिए जहाँ भेदभाव नहीं हो, जहाँ प्रकृति को पूरा सम्मान मिले, पेड़ पौधे, फूल और पक्षी और जानवर सब लोग खुश होकर रहें, ऐसी दुनिया आप चाहते हैं। बहुत अच्छा। मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि अब चारों सोच के बताइएगा कि आपको, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ जागृति से, कि तुमको सबसे प्यारे टीचर कौन लगते हैं? जैसे कि मेरे स्कूल में एक इंग्लिश टीचर हैं, हाँ। उनका राजीव नाम है। तो वो इस तरीके से पढ़ाते हैं जैसे कि जो वो स्टोरी पढ़ाते हैं ना, तो वो स्टोरी में ही घुस जाते हैं। अच्छा। हाँ, और वो इतने अच्छे एक्सप्रेशन और इतने अच्छे तरह पढ़ाते हैं ना, हाँ। कि हमारे दिमाग में एक ही बार में वो चीज़ आ जाता है। अच्छा, तो वो इसलिए मेरे बहुत ही अच्छे और मनपसंद टीचर हैं। तुम्हारे टीचर सबसे अच्छे कौन हैं? मैम, सर मेरे हिंदी मैम है, हाँ। वो उनका नाम है मेरिलिन मैम। हाँ। वो बहुत अच्छी तरह से स्टोरीज भी समझाती हैं और पढ़ाती भी हैं, और वो डांटती भी नहीं है। वो डांटती भी नहीं है, तो बच्चे इसका बहुत ध्यान रखते हैं। दो बातें बताई जागृति ने, बताई कि ऐसे टीचर उनको पसंद हैं जो पढ़ाने में इतने तल्लीन हो जाएं, उस कहानी में घुस जाएं, ये शब्द बोली है।
और तब यदि कोई बताता है तो उसको छू जाता है। उनका व्यवहार अच्छा हो, वो डांटे नहीं, बच्चों से प्यार करें, तो वो टीचर इनको पसंद है। तुम्हारे कौन पसंदीदा टीचर हैं? मुझे सारे टीचर्स पसंद होते हैं, लेकिन कुछ कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि डांटते हैं, अच्छे से नहीं समझाते, अपने कामों में व्यस्त होते हैं, तो उस तरीके के नहीं होने चाहिए। लेकिन स्कूल में भी बहुत सारी मैम ऐसी हैं जो अच्छे से समझाती हैं, पढ़ाती हैं, स्मार्ट क्लास के द्वारा हम लोगों को अच्छे तरीके से समझाती हैं। और मैं जहाँ डांस सीखती हूँ किलकारी में, वहाँ पे भी डांस क्लास में दीपक सर, अमर सर, सुदीपा दी बहुत अच्छे तरीके से मुझे डांस सिखाते हैं, फिर थ्योरी भी बताते हैं, प्रैक्टिकल भी बताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम बताओ हर्ष। मेरे स्कूल में एसएसटी की मैम है, उनका नाम ममता मैम है। तो उनका वो पढ़ाती हैं तो वो बच्चों के साथ खेलने भी लगती हैं। अच्छा। सवाल करती हैं और उसका आंसर हम लोग से पूछती हैं, और खेल खेल में पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। कब स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म हुआ मालूम ही नहीं चलता खेल खेल में, और हम लोग को सभी चीज़ एक बार में याद हो जाता है। कुछ अगर ऐसा बात आता है कि जो हम लोग देख सकते हैं स्कूल में अवेलेबल है, तो वहाँ पे ले जाती हैं मैम, उसके बारे में दिखाती हैं, फिर उसके बारे में समझाती हैं कि ये ऐसा है, ये और है, ये सब अच्छा लगता है। स्मार्ट क्लासेस के द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी देखिए चारों बच्चों ने जो बातें बताई, अब कीर्ति और हर्ष ने देखिए क्या बताया। कीर्ति का अनुभव है कि वो जहाँ भी जा रही है उसको अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं जो करके दिखाते हैं। डांस क्लास में हो या स्मार्ट क्लास में हो या अन्य विषयों के, जो टीचर इससे जुड़े रहते हैं, इसको नाम से पुकारते हैं, इससे बढ़िया से समझाते हैं, वो उनके प्रिय हैं। हर्ष ने हमें बताया कि एक टीचर इनको हैं जो खेल खेल में सिखाते हैं, मन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। बल्कि इसने यह भी बताया कि कोई टीचर है जो अपना भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ कह दिए, ऐसे टीचर इन्हें पसंद नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब भी अभिभावक, शिक्षक, स्कूल बच्चों की शिक्षा पर सोचे तो यह जरूर ध्यान दे कि बच्चे बहुत ध्यान से इन चीज़ों को देखते हैं कि हमको पढ़ाने वाले कौन हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। इन सारी बातों के अच्छे होने से ही अच्छा सीखना होता है। इसलिए बच्चों की जो ये अपेक्षाएं हैं शिक्षकों से, अपनापन की अपेक्षा, खेल खेल में पढ़ाने की अपेक्षा, अच्छे व्यवहार की अपेक्षा, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इस पर जो टीचर खरा उतरेंगे निश्चित रूप से हमारे बच्चों के प्यारे होंगे और वो बच्चे उन विषयों में निपुण भी होंगे। बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, एक सवाल मेरा और है। मान लीजिए आप बड़े होते हैं पढ़ लिख करके और एक अवसर मिलता है कि आप टीचर हो जाते हैं, तो आप टीचर होंगे तो आप क्या नहीं करेंगे, क्या अच्छा करेंगे क्या नहीं करेंगे, दोनों बात। मैं जब बड़ा होकर टीचर बनूंगा तो मैं बच्चों को मारूंगा नहीं, अच्छा, ना डांटूंगा, उन्हें सब चीज़ खेल खेल में समझाऊंगा। कोशिश करूंगा कि सभी बच्चों को एक साथ लेके चलूं, सभी बच्चे मेरे प्यारे होंगे, सभी बच्चों से एक समान व्यवहार होगा। सभी बच्चे जो नहीं कर पाते हैं, किसी चीज़ में फ़ेल हो जाते हैं, तो उनसे प्यार से बात करूंगा और प्यार से समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा। तुम्हारा क्या कहना है? अगर मैं टीचर बनूंगी तो मैं सभी बच्चों को एक समान मानूंगी और सब कुछ अच्छे से सिखाऊंगी। और अगर उन्हें नहीं समझ में आता है बात से, तो अगर बातों से समझ में नहीं आता है तो मैं उन्हें प्रैक्टिकल के थ्रू से करके दिखाऊंगी, समझाऊंगी। और सबको मतलब प्यार से रहना, खेलना, कूदना, सब कुछ अच्छे से। तुम्हारा क्या है तेजस्वी? तुम मैं टीचर अगर बनोगी? टीचर बनूंगा तो उन्हें अच्छे से पढ़ाऊंगा, डांटूंगा नहीं और मारूंगा नहीं। वाह। और तुम? मैं जब एक टीचर बनूंगी तो मैं कोशिश करूँगी कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बात समझे खेल खेल में, और मेरा यही कोशिश रहेगा कि बच्चे तुम्हारी तरह हंसते रहें क्या? हंसने लगी कहते कहते। ये देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बातें निकल के आ रही हैं, लेकिन एक बात कॉमन है, बच्चे सभी कह रहे हैं कि डांटूंगा नहीं, मारूंगा नहीं, उनको खेल खेल में बताऊंगा। ये एक बड़ी चुनौती है। कई बार हम गुस्से में हो जाते हैं, अभिभावक या टीचर्स, मुझे भी गुस्सा आता रहता है
जब बच्चा कोई नटखट करता है, पढ़ाई पर कम ध्यान देता है, एक बार में नहीं समझता है, तो हम लोग गुस्सा करते हैं और उनको डांटते हैं। तो ये बच्चे उस डांटने को पसंद नहीं करते हैं। तो ये एक अच्छी बात निकल के आई कि यदि हम चाहते हैं कि बच्चे सीखें तो हमें ध्यान देना होगा कि बस जिस विषय को हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको रुचिकर कैसे बनाएं, उसमें खेल को कैसे शामिल करें, उसमें गतिविधि को कैसे शामिल करें और बच्चों से जुड़ कर के उनके साथ अपनापन के साथ हम आगे ले चलें। एक बार हर्ष ने और बड़ी बात बताई कि हम पूरे कक्षा को साथ लेके चलेंगे। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जब कोई बाहर से आते हैं तो दो चार अच्छे बच्चों को हम बोलते हैं कविता सुनाओ, कहानियाँ सुनाओ, और सारे बच्चे पीछे छूट जाते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि कोई बच्चा यदि किसी कारण से असफल होता है तो हम उसको और दुखी कर देते हैं। हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि आखिर असफल क्यों हुआ। हो सकता है वो बीमार रहा हो, उसके घर में कोई समस्या रही हो, इस कारण वह नहीं पढ़ पाया हो, या कोई चीज़ें उसको एक बार में समझ में नहीं आती हैं, या घर पर कोई उसकी मदद नहीं किया हो। तो यदि हम उस बच्चे की मनस्थिति को जानेंगे, घर की परिस्थिति को जानेंगे, तो हम शायद उसके लिए बेहतर कर पाएंगे। और बहुत सारे शिक्षा शास्त्रियों का कहना है कि कोई बच्चा फेल नहीं करता। यदि बच्चा फेल करता है तो बच्चे के साथ माँ बाप भी फेल करते हैं, टीचर भी फेल करते हैं और स्कूल भी फेल करता है। इसलिए असफलता उस बच्चे की केवल नहीं है, उस असफलता का श्रेय हम बच्चे को दे करके उसको डांटते हैं, उसको बुरा कहते हैं। वास्तव में हम सबों को मिल करके उसका दायित्व लेना चाहिए और उस बच्चे की मदद करनी चाहिए। तो आज बहुत अच्छे सवाल आपने का जवाब आपने दिया और मैं सभी श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि बचपन को हम समझें। कई बार बच्चों को समझे बिना हम उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं और उनके लिए वह लाभ नहीं मिल पाता है। यदि बचपन को समझ करके, बच्चे के मनोविज्ञान को जान करके हम उनके लिए काम करेंगे तो शायद हम बेहतर शिक्षा दे पाएंगे और जो सीखने का स्तर है वो और ऊंचा होगा। और जिसको कहते हैं एंजॉय करना, क्या तुम लोग क्या कहते हो? एंजॉय करना, खेल करना, मजे आना, मस्ती करना, ये सब बच्चों के शब्द हैं। ये शब्द कक्षा की पढ़ाई से भी बाहर निकलेगा। और मैं अभी एक बच्चे के बारे में सुन रहा था, उसने लिखा है एक पत्र, एक पत्रिका में हम लोगों की निकली है। वो कहता है कि मुझे सोमवार कदापि अच्छा नहीं लगता। तो मैंने पूछा क्यों नहीं अच्छा लगता? तो बोला उस दिन से ही तो स्कूल शुरू होता है। तो इसका मतलब स्कूल को अच्छा यदि बनाना हो तो बच्चों को आकर्षित करना पड़ेगा ताकि उसको सोमवार भी अच्छा लगे और वह पढ़ने में मज़े ले। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके जागृति को, कृति को, हर्ष को और तेजस्वी को कि आप आज आपकी चर्चा में शामिल हुए और आपने इसको बड़ा ही मनोरंजक बनाया। और हम लोगों की ज़रूरत है कि बच्चों की इन बातों से हम नई नई चीज़ें निकालें और बच्चों के लिए ऐसी दुनिया बनाएं जो वास्तव में अच्छी हो, प्यारी हो, समानता की हो, प्रेम की हो, सौहार्द की हो, स्नेह की हो। तो निश्चित रूप से सभी बच्चे आगे चलेंगे, दुनिया में अपना नाम करेंगे और हम लोगों को भी उन पर गौरव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और प्यारे बच्चों को। हाथों को मलमल के स्वच्छ करेंगे साबुन और साफ जल से। याद रखेंगे सुमन के एस सीधे हाथ साबुन मल के, यू उल्टे हाथ रगड़ रगड़ के। याद रखेंगे सुमन के। एम मुट्ठी के ऊपर हाथ फिरा के, ए अंगूठे के ऊपर गोल घुमा के। याद रखेंगे सुमन के। एन नाखूनों को हथेली पे चमका के, कलाई के पास छल्ला बना के। याद रखेंगे सुमन के। स्वच्छ रखेंगे हाथ तो स्वस्थ रहेंगे आप। दीपों के पर्व दीपावली के अवसर पर आपका स्वागत है। आपको शुभकामना है। आप अच्छे स्वास्थ्य के साथ, धन संपत्ति के साथ, सुख संपदा के साथ आगे बढ़ें। मित्रों, दीपावली का पर्व
हमारी सभ्यता और संस्कृति में काफ़ी पुराने समय से है। प्राचीन काल में ही संध्या दीप की प्रार्थना की जाती रही है। जब कोई गृहिणी, कोई पुरुष, कोई सन्यासी, कोई विद्यार्थी, कोई साधक सायंकाल में दीप जलाता है तो वह प्रार्थना करता है कि हे दीपक, रात भर जलते रहना, मेरे लिए ऐश्वर्य, शुभकामना देना, मेरे पापों को हर लेना और मेरे जीवन में ज्योति जगाना। यही एक पर्व का स्वरूप ले लिया है भारत में। हम लोग उत्सव प्रेमी हैं। दीपावली के दिन दीपों की माला सजाई जाती है। कहानियाँ तो यह है कि जब राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे तो उस खुशी में लोगों ने पहली बार दीपावली मनाई थी। लेकिन यह परंपरा घर घर, हर समाज में भारत में व्याप्त हो गई है और एक अच्छा संदेश देती है। आप एक अमर प्रार्थना सुने होंगे जो मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे उत्कृष्ट प्रार्थना है। उसमें हमारे उपनिषदकार बोलते हैं कि असतो मां सद्गमय, हे प्रभु मैं असत्य से घिरा हुआ हूँ, मुझे सत्य की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मैं अंधकार से घिरा हुआ हूँ, मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर मां अमृतम गमय, मैं मृत्यु से हार रहा हूँ, मुझे अमरत्व प्रदान करो। दिए प्रकाश से जुड़ना, अंधकार से दूर होना, सत्य से जुड़ना और अमरता की ओर बढ़ना, यही मनुष्य की अमर प्रार्थना है। इसमें भी आप देखेंगे कि ज्योति का, प्रकाश का वर्णन है। लेकिन प्रकाश को हम सीमित संदर्भ में नहीं देखें। प्रकाश अच्छाई का प्रतीक है, प्रकाश विवेक और ज्ञान का प्रतीक है। वहीं अंधकार नासमझी का, दरिद्रता का, अज्ञानता का, बीमारी का, जितने तरह के बंधन है वह अपने आप में अंधकार है और इन बंधनों से मुक्ति ही प्रकाश है। तो प्रकाश की पूजा, प्रकाश की आराधना हमारी संस्कृति का हिस्सा है और इसे ही पर्व के रूप में हम दीपावली के अवसर पर मनाते हैं। दीपावली का उत्सव कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि को होता है। सायंकाल में लोग दीपों के माला सजाते हैं। घरों में, दुकानों में, सब जगह एक से एक सजावट के चीज़ किए जाते हैं। बंदरवार लगाए जाते हैं, लाइटिंग की जाती है, प्रार्थना की जाती है, भजन किए जाते हैं, पूजा और अर्चना होती है। काल क्रम में इस खुशी को लोगों ने पटाखों से मनाना शुरू किया। पटाखे ज़्यादातर नुकसानदेह होते हैं, वो ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, वे वायु प्रदूषण फैलाते हैं और जहरीली गैस उनसे पैदा होती है। आप जानते हैं कि हमारी राजधानी दिल्ली में इस बार पटाखों का बेचना, खरीदना और जलाना मना है, क्योंकि इस तरह का प्रदूषण हो गया है कि हमारे लिए वो अत्यंत हानिकारक हैं। इसलिए हम पटाखों से बचें और यदि कहीं कुछ जलाए भी जाते हैं तो वहाँ पानी रखें, अपने अभिभावकों के पास रहें ताकि यदि कोई घटना होती है तो तुरंत उसका उपचार किया जा सके। तो दीप के साथ प्रेम करना मतलब ज्ञान के साथ प्रेम करना, मतलब प्रकाश से जुड़ना, ये बहुत बड़ा ही उत्तम पर्व है। इसे हमें हृदय से मनाना चाहिए। चलते चलते मैं एक छोटी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार सूरज डूबने को था जो पूरी दुनिया को प्रकाश देता है। जब सूरज डूबने का हुआ तो हुआ कि उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इतने बड़े सूरज का उत्तराधिकारी तो समुद्र को बनना चाहिए। समुद्र ने कहा कि नहीं, मैं सूरज का उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा। फिर हिमालय पहाड़, उसने भी कहा मैं सूरज का उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा। तब एक छोटा सा दिया तैयार हुआ और बोला कि मैं रात भर जग करके, रात भर जल करके सूरज के अस्तित्व को बचाए रखूंगा और अपनी ताकत भर प्रकाश फैलाता रहूंगा। ये बहुत बड़ा संदेश देता है। यह नहीं सोचना चाहिए कि ये बड़ा काम है तो महापुरुष ही करेंगे। अभी मैंने आपको दीप की कहानी सुनाई। दीप खुद जल करके दूसरों को प्रकाश देता है। यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हम अपने जीवन में भी प्रकाश लाएं, आसपास प्रकाश फैलाएं, तभी वास्तव में दीपावली हमारे जीवन में घटित होगी, हमारे परिवार में घटित होगी, हमारे समाज में घटित होगी।
दीपावली के पर्व की मैं शुभकामना देता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आप जीवन में सुख शांति लाएं, वैभव लाएं, ज्योति लाएं, प्रकाश लाएं। बहुत बहुत शुभकामना। दीपावली मंगलमय हो। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योतिर्परब्रह्म। दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपज्योतिर्परब्रह्म। दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपो हरतु मे पापं। सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते। ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः। ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः। आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा। रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत्। रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत्। यस्य तिष्ठेत् गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। हम लोग देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला 5th क्लास का बच्चा और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला 5th क्लास का बच्चा, दोनों में इतना अंतर होता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा इंग्लिश में हमसे बात कर रहा है, हम उसका फीस देखते हैं कि वाह कैसे बात कर रहा है, हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा। ये कहाँ से आ जाता है ये डिफरेंस? अब देखिए जवाब देते हैं। एक तो ठीक बताया तुमने कि अंग्रेजी को लेकर के अंतर है, लेकिन 2-3 बातें समझनी है। केवल इंग्लिश बोलना ही आगे बढ़ने का एक पहचान नहीं है। ये मन में कभी हीन भाव नहीं रखना। जैसे पानी है ग्लास में, वो ग्लास स्टील का हो सकता है, कागज का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, चांदी का हो सकता है। उसमें है क्या? पानी। तो पानी ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, समझदारी है। और स्टील का ग्लास, प्लास्टिक का ग्लास, कागज का ग्लास लैंग्वेज है। क्या है? भाषा है। तो सबसे बड़ी बात है आपको ज्ञान है कि नहीं, जानकारी है कि नहीं, समझदारी है कि नहीं। वो यदि है तो वो ग्लास पानी अभी हमने इसमें पिया, देखिए ये कागज का है,
तो आप कोई स्टील में पी सकता है, कोई चांदी के ग्लास में पिएगा, लेकिन पिएगा क्या? पानी पिएगा। तो पहले तो जानकारी ये होनी चाहिए कि हमको नॉलेज सबसे अधिक है। ये है आपको? हाथ उठाइए, ऐसे कीजिए। किस किस को ज्ञान है, नॉलेज है? हाँ, वेरी तो गुड। पहला तो काम करना है नॉलेज प्राप्त करने का, एक बात साफ होना। अब दूसरी बात है लैंग्वेज को लेकर। लैंग्वेज जो है अपने यहाँ सरकारी स्कूलों में जो असदुर रहमान साहब बताएंगे या जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बताएंगे कि सबसे अच्छा ज्ञान होता है जब बच्चे को मातृभाषा में समझाया जाता है, माँ की भाषा में। जैसे मेरी माँ की भाषा मैथिली है तो वो मुझे उसी में समझाती थी, तो मुझे ज़्यादा बातों का पता चलता था। आप कहीं भोजपुरी होगी, कहीं हिंदी होगी, ये पता चलेगा। तो उसमें हीन भावना लाने की जरूरत नहीं है। अब आपकी बात पर, लेकिन बावजूद इसके अंग्रेजी जो है ना, लैंग्वेज ऑफ द पावर है। समाज में जो बड़े लोग हैं, जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जो ऊंची पदों पर हैं, वो अंग्रेजी में बोलते हैं। तो आपको भी लगता होगा कि मुझे अंग्रेजी आनी चाहिए, तो धीरे धीरे प्रयास से होगा। हम लोगों ने भी इंग्लिश क्लास 1 से लागू की है, लेकिन हमारे घरों में भाषा कैसे सीखता है लोग। मैं अपने घर का एक उदाहरण बता रहा हूँ। मेरे घर का एक लड़का है जो फ्रेंच सीखता है, तो जब मैं उससे पूछता हूँ जो फ्रेंच में बोलो, तो बोला हमारा टीचर भी फ्रेंच में नहीं बोल पाता। तो बोले सीखते कैसे हो? तो हम लोग रट जाते हैं। तो भाषा कैसे लोग सीखता है? केवल किताबों से नहीं होती है, उसका प्रयोग करना पड़ता है। प्रयोग यदि आप करेंगे, जैसे आज आप आए वहाँ, बोले गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, इसी से शुरू कीजिए। व्हाट्स योर नेम। छोटी छोटी बातों को प्रयोग करना है। आप टीवी देखते होंगे, अंग्रेजी के अखबार पढ़ने हैं, अंग्रेजी में न्यूज पढ़ना है। जितना उस भाषा का उपयोग करेंगे उतना आप ज़्यादा सीखेंगे। उनके यहाँ ये माहौल जरूर है, लेकिन हम लोग भी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ेंगे और अच्छा कर सकते हैं। आपका सुझाव अच्छा, शुभकामना। थैंक यू। बहुत बढ़िया सवाल और बहुत बढ़िया उत्तर। आई वांट टू थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। हमको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम ये बोलना चाहता हूँ कि हम सरकारी प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल से पढ़ा लिखा करते, तो हम तो यूनिसेफ के अंग्रेजी भाषा के इंस्टीट्यूशन के प्रधान हो गया। मैडम मेरी भी पढ़ाई लिखाई किसी प्राइवेट स्कूल से नहीं हुई थी। एक मिशनरी स्कूल था, लेकिन कि जो मीडियम था पढ़ने का वो सिर्फ इंग्लिश हम लोग को एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था राइट फ्रॉम बिगिनिंग, लेकिन कि जो लिखने की भाषा थी वो हिंदी ही थी। लेकिन आप में यदि जानने की, समझने की, सीखने की लालसा है तो कोई भी बाइंडिंग, कोई भी बैरियर नहीं है। आप कुछ भी सीख सकते हैं। एक लगन होनी चाहिए। आप थोड़ा बुक्स पढ़िए, थोड़ा उसका प्रोग्राम्स देखिए और बिना झिझके उसे ये नहीं डरना है कि हमसे गलती हो जाएगी। आप बोलना शुरू कीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब चीज़ हो जाता है। वो कहावत है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। कोशिश कीजिएगा तो ज़रूर होगा। और इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स, किसी भी तरह का मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि हम किसी भी हालत में उनसे कम हैं। सही कहा झा साहब ने कि यदि आपके पास ज्ञान है तो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ वही है। भाषा तो लोग सीख जाते हैं, ज्ञान को प्राप्त करना सबसे ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। तो कितना बढ़िया सबने जवाब दिया कि अगर आपके पास कुछ कहने को है, कोई अच्छी बात आपको कहने को है, बताने को है, तो आप किसी भी भाषा में बोलोगे, दुनिया आपको सुनेगी और समझेगी। ठीक है। और नई नई भाषाएं सीखनी चाहिए, वो भी एक हुनर है और आपको थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। और सरकार भी प्रयास कर रही है कि स्कूलों में अंग्रेज़ी और दूसरी भाषाएं भी सिखाई जाएं। किसी और का ऐसे ही बढ़िया सा प्रश्न? हाँ, बताइए। हेलो, मेरा नाम श्रेया कुमारी है। गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन है हिंसा पे। जैसे मतलब कि स्कूल में रूल बनता है कि हम लोग को ब्रेड्स करके जाना चाहिए, चोटी बना के जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम लोग को लेट भी हो जाता है तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो टीचर्स हम लोग को अच्छे से भी बोल सकते हैं, लेकिन वो बहुत रूडली बात करते हैं और मतलब
स्लैप वगैरह, वो ऐसा क्यों करते हैं? वो हम लोग को अच्छे से भी तो बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, बहुत अच्छा सवाल, इसके लिए ताली हो जाए। वाह, देखो बैठो बैठो बैठो। देखो ये जो है ना गुस्सा, ये दुनिया का सब चीज हमको मिल जाए, लालच, ये सब क्या है? ये आदमी का एनिमल इंस्टिंक्ट है। हर आदमी, हम लोग इंसान है ना। तुम लोग राक्षस का फोटो देखियो, राक्षस का जब भी फोटो बनाया जाता है तो उसको 2 सींग लगा देते हैं माथे में, बड़ा बड़ा दांत कर दे, ऐसा होता नहीं है, दिखाने के लिए कि जो जिसको बहुत गुस्सा होगा वो राक्षस हो जाएगा, जिसको बहुत लालच होगा वो राक्षस हो जाएगा। ये हम लोगों में भी है कि गुस्सा आ जाता है, लालच आ जाती है, दूसरे को डांट देते हैं, दूसरे का ख्याल नहीं रखते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये तुम्हारे टीचर जो करते हैं वो अच्छा नहीं करते हैं। मैं उनसे मिल करके आग्रह करूंगा कि बच्चों को प्यार से बात करें, बढ़िया से समझाएं। और जानते हो ना, जब प्यार से बात होती है तो बच्चे सीखते ज्यादा हैं। उल्टी बात है कि डांटने से समझते हैं, डांटने से तो उसको तकलीफ होता, बोलता नहीं हम नहीं मानेंगे, मन ही मन सोचता है ना। हम लोग भी करते थे, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी बच्चे रहे हैं, हम लोग को भी बुरा लगता है। तो हमको जो चीज बुरा लगता है वो दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। तो तुम तो एक शपथ लो आज से कि तुम अपने दोस्त से, अपने से छोटे से किसी को डांट के बात नहीं करोगी, ठीक है ना। और तुम्हारी कई बातों पर हम लोग भी ध्यान देंगे, टीचर से भी आग्रह करेंगे और हम लोग मिल करके एक अच्छी दुनिया बनाएंगे जहाँ गुस्सा कम आता हो, बच्चे का सम्मान हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, हंसना हो, और जैसा यूनिसेफ में अभी हम लोग हैं वैसे सब बच्चे खुश रहे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ, मैं बोलना चाहता है, आई वांट टू टेल यू दैट यूनिसेफ हम लोग सरकार के साथ मिलकर चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल का प्रोग्राम करता है। तो चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल का बात वही है जो तुम बोला, जो अफेक्शन चाहिए, लाभ चाहिए, नो कॉर्पोरल पनिशमेंट एट द स्कूल है। सो हम लोग सारा दुनिया से यूनिसेफ यही काम करता है कि बच्चे लोग से अलग से यू नो दे हैव टू बिहेव डिफरेंटली है। हम लोग हिंदी बहुत ही दुर्बल है, हम बांग्लादेशी है, तो दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश। मैं हिंदी अच्छा नहीं है, तो ये बोलना चाहता है तुम जो बोला वेरी करेक्ट बोला, ये भी बिल्कुल बच्चे से इफ़ यू आस्क एवरी चाइल्ड दे विल से द सेम थिंग दैट they want love, they want affection from the parents, they want love and affection from the school teachers, they want love and affection from the society, and this is precondition of the growth. If children want to grow, they need love and affection. Okay, so madam कुछ बोलना चाहते हैं इस पर? अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीचर्स जो क्लास में आती हैं वो कुछ अपने कोई प्रॉब्लम से वो लोग जो है सो परेशान रहती हैं और उसका गुस्सा निकल जाता है बच्चों की। तो वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि टीचर्स में वो इस तरह की उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो अपने जिस तरह से अपने घर के बच्चों को प्यार देती हैं या उनके साथ स्नेह से भी मिलती हैं, वैसे ही स्कूल के बच्चों के भी साथ हो। और यदि नहीं है कहीं तो वहाँ पर जो स्कूल है वो, जैसा उन्होंने कहा कि चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल होने की ज़रूरत है। चाइल्ड फ्रेंडली मतलब जहाँ बच्चों को आने में डर नहीं लगे, जहाँ बच्चे खुशी से आएँ, जहाँ आके उन्हें लगे कि मुझे वहाँ दोस्त भी मिलेगा और मुझे प्यार देने वाला घर का वातावरण भी मिलेगा। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इस बात को एक एज ए मैसेज सब स्कूल में भेजना चाहिए, टीचर्स को समझना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और ये बहुत ही ज़रूरी है उनके ग्रोथ के लिए, मेंटल फिजिकल हर ग्रोथ के लिए बच्चों के लिए ज़रूरी है और ख़ास करके उनके नॉलेज के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक बच्चे खुशी मन से स्कूल नहीं आएंगे वो कभी भी वो सीख नहीं पाएंगे जिसको सीखने के लिए वो यहाँ आते हैं। और मैं ऐसा मान रही हूँ कि इस क्वेश्चन को जो हर एक स्कूल में एज ए मैसेज भेजा जाए, जिससे बच्चों के साथ किसी भी तरह से उन्हें पनिशमेंट, हार्श पनिशमेंट नहीं देना, समझाने की कोशिश करें, वो सबसे बेहतर होगा। धन्यवाद।
साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। बदलता भारत, एक नया भारत। बदलते भारत की इस तस्वीर में बच्चे भी अपने इनोवेशन से रंग भर रहे हैं। बच्चों के नए नए आइडिया बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं। जैसे अंडमान और निकोबार के सयन अख्तर शेख ने गैस सिलेंडर के कैप को आसानी से खोलने का औजार बनाया है। और मध्य प्रदेश की रहने वाली सुलोचना काकोडिया ने एक अनोखी ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF ऐसे ही लाखों नन्हे इनोवेटर्स को देश भर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और इस अभिनव प्रयास का माध्यम है इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्कूलों में प्राध्यापक द्वारा आइडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जरिए बच्चों के बेस्ट 2 से 3 आइडिया का चयन किया जाता है, जिसका नामांकन इंस्पायर अवार्ड्स मानक के वेब पोर्टल पर स्कूल द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता में देश भर से लाखों विचारों को एकत्र किया जाता है। फिर 1 लाख सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद 10,000 आइडिया को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां से श्रेष्ठ 1000 आइडिया को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाता है। इन आइडिया के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से मेंटरिंग वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को मदद और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में श्रेष्ठतम 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। NIF चयनित सभी 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यावसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उसे DST और अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। तथा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी प्रतिभागिता कराता है। अधिक जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आइए लाखों विद्यार्थियों को भविष्य के इनोवेटर्स बनने में हम भी मदद करें और उन्हें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें और इन बच्चों के आइडिया के जरिए एक नया भारत बनाएं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। Million minds augmenting national aspiration and knowledge.